दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स का समाधान कर दिया जाएगा। आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है वह सरकारी कर्मचारी को ही डेडिकेटेड है। उनके मन में उठ रहे हर एक सवालों का समाधान आज मिलने वाला है, यदि आप वीडियो को जो है पूरा देखेंगे तो। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज चर्निंग बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं एनपीएस के सारे प्रावधानों के बारे में। दोस्तों, 1 जनवरी 2004 को जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सरकार ने एनपीएस को लागू किया था और ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा दिया गया था। इस पेंशन स्कीम को सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए लागू कर दिया गया था, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को इस पेंशन स्कीम से हटा दिया गया था। उस पर अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू है। अब जानते हैं कि सरकार को न्यू पेंशन स्कीम जो है क्यों लाना पड़ा। सरकार का यह तर्क था कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका जो पेंशन होता है उसका सारा फंडिंग जो है सरकार को करना पड़ता है, तो बजट के बहुत सारे प्रावधान जो पैसे हैं वो पेंशन देने में खर्च हो जाता है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं और फिजिकल डेफिसिट का सामना सरकार को करना पड़ता है। यह लंबे समय तक देश हित में नहीं है, इसलिए सरकार ने एनपीएस को लेकर के आया। साथ ही साथ सरकार का यह तर्क था कि एनपीएस जो है उसका दायरा जो है विस्तार है, बड़ा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल सरकारी कर्मचारियों को ही आर्थिक सुरक्षा मिलती थी, लेकिन एनपीएस में उसके दायरे को बढ़ा दिया गया। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन के कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। अब हम समझते हैं कि जब देश में एनपीएस लागू हुआ, इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के मन में चिंताएं क्यों घर कर गई, उनके मन में आशंकाएं क्यों हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें गारंटेड पेंशन की व्यवस्था थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो है वो गारंटेड पेंशन की व्यवस्था नहीं है, इसमें मार्केट लिंक्ड पेंशन की व्यवस्था है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो जमा राशि एनपीएस में है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है, इस आधार पर आपका पेंशन जमा होगा, जिसको लेकर के कर्मचारियों के मन में आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें कर्मचारियों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था, पूरा जो फंडिंग सरकार के द्वारा की जाती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो है कर्मचारी जो है अपने बेसिक सैलरी का 10% इसमें हर एक महीने जमा करते हैं और उस पर जो डीए बनता है उसके साथ हर एक महीने एनपीएस में जमा करना पड़ता है। साथ ही साथ सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। 40% जो है बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय प्लस डीए सरकार भी जमा करती है। टोटल जो है 24% कंट्रीब्यूशन होता है, जो हर एक महीने जो है एनपीएस में जमा होता है। साथ ही साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें जो पेंशन था वो हमेशा रिवाइज होते रहता था, उस पर डीए का प्रावधान था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह जो है पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड है, इस पर कोई डीए नहीं मिलता, जिसको लेकर भी कर्मचारी के मन में रोष है या आशंकाएं हैं। अब समझते हैं कि जो एनपीएस में जो था उसमें जीवन पर्यंत कर्मचारी को पेंशन मिलता था, साथ ही साथ फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था थी। लेकिन एनपीएस में इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी पेंशन राशि क्या होगी और किस तरह से आपका जो मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है और किस तरह से आप एन्युटी चुनेगी, उस आधार पर आपकी पेंशन राशि डिसाइड होगी और आपको ये चुनना पड़ेगा किस तरह का एन्युटी आप चुनेंगे जिससे आपको फैमिली पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनपीएस को कब लागू किया गया था। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को लागू कर दिया गया था। पहले यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए था, बाद में स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया गया और 2009 में इसका दरवाजा गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो चाहें तो इन पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ये उनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है।
अब हम समझते हैं कि जो एनपीएस है उसके तहत जो जमा राशि है उसको रेगुलेट कौन करती है। उसको जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको रेगुलेट करती है। यह कर्मचारी के हितों की सुरक्षा करती है। ये जो है मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था है, तो मार्केट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि बेहतर रिटर्न मिले, ये सारा निर्णय जो है वह पीएफआरडीए करती है। अब समझते हैं कि जो एनपीएस में है वो उनका दरवाजा जो है सारे कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। तो अब उसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके लिए कंपलसरी है कि उनको एनपीएस को अपनाना ही होगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है उनको भी जो है एनपीएस अपनाना पड़ा, क्योंकि सरकार ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया। अब जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है वो उन्हें इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इन पेंशन को अपनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसी तरह इसका दरवाजा जो है एनआरआई के लिए भी खोल दिया है और उस बात पर डिपेंड करता है कि वह एनपीएस का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इनके लिए यह मैंडेटरी नहीं है। अब हम समझते हैं कि एनपीएस में कितने तरह के अकाउंट होते हैं और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। अब हम टीयर 1 अकाउंट को समझने का कोशिश करते हैं। टीयर 1 जो अकाउंट है वह कंपलसरी है। कहने का मतलब इस अकाउंट में एम्प्लॉय को पैसा जमा करना ही पड़ेगा, चाहे वह सरकारी संगठन के कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी संगठन के कर्मचारी। जब हम सरकारी संगठन की बात करते हैं तो जो सरकारी संगठन के कर्मचारी है उनको 10% अपने बेसिक सैलरी प्लस डीए का हर एक महीना टीयर 1 में जमा करना पड़ता है। साथ ही साथ सरकार को भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 14% जो कर्मचारी का बेसिक होता है और उसका जो डीए होता है हर एक महीने जमा करती है। टोटल जो है 24% बेसिक सैलरी और डीए का जो है हर एक महीना टीयर 1 में जमा होता है। लेकिन टीयर 1 में जो जमा राशि है उसे 60 वर्षों के लिए लॉक कर दिया जाता है। कहने का मतलब है जब तक आप रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक इस अकाउंट से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और जो पीएफआरडीए संस्था है वह इन पैसों का मार्केट में इन्वेस्ट करती है ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। अब हम टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 जो अकाउंट है वह उस तरह के एम्प्लॉय खोल सकते हैं जिन्होंने टीयर 1 को अपनाया हुआ है। यह किसी भी कर्मचारी के लिए मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है टीयर 2 में जमा करें या नहीं करें। टीयर 2 में जो जमा राशि है उसमें केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, सरकार का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें जो जमा राशि है उसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। जब आपको जरूरत हो तो आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एनपीएस के तहत जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि एनपीएस में जो है 24% जो है बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो है जमा होता है, जिसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है और कर्मचारी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जब यह लंबे समय तक जमा होता है तो उस पर रिटर्न मिलता है। तो रिटायरमेंट के समय जो जमा राशि की हम बात कर रहे हैं उसमें जो सरकार और कर्मचारी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, साथ ही साथ रिटर्न को जोड़ करके जो राशि बनती है उसका 60% लमसम जो है मिल जाता है आपको। यदि आप माने कि रिटायरमेंट के समय टोटल एनपीएस में रिटर्न के साथ 10 लाख रुपये जमा है तो 6 लाख रुपये आप उस समय विड्रॉ कर सकते हैं और जो लमसम राशि आपको मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। कहने का मतलब वो टैक्स फ्री है। और 40% जो राशि है, जो 4 लाख रुपया बचा, उसे आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस समय आपको एन्युटी चुनने का विकल्प दिया जाएगा। आप जिस तरह का एन्युटी चुनेंगे पेंशन की राशि उसी पर डिपेंड करेगी। साथ ही साथ पेंशन की राशि इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि एनपीएस के अकाउंट में आपने किसने पैसे जमा किए थे, साथ ही साथ कितने लंबे अवधि के लिए जमा किए थे।
एनपीएस उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो कम समय में ही सरकारी सर्विस छोड़ देते हैं या जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। एनपीएस उसके लिए भी उपयुक्त है जो लंबे समय तक सरकारी सेक्टर में कार्य नहीं करना चाहते, बल्कि वो यदि अपॉर्चुनिटी मिले वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एनपीएस जो है बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब आप एनपीएस में लंबे समय के लिए राशि जमा करते हैं तो आपको जो है लमसम राशि की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है और पेंशन की रकम भी अच्छी खासी हो सकती है, जो आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली राशि है उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी आपने एनपीएस के सारे प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझा और मैं आशा करता हूं कि आपको विकल्प चुनने में यह वीडियो मदद करेगा। अगले वीडियो में हम एनपीएस के तहत रिटायरमेंट जो होते हैं उसमें पेंशन की राशि का जो है अमाउंट कैसे निर्धारित होता है और एन्युटी कैसे चुननी है, इस पर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सारा क्लियरिटी मिल सके और ये क्लियर हो जाए कि आपको एनपीएस के तहत कितना पेंशन मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।